बात करेंगे खबरों की। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने की समीक्षा। अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक, मौजूदा स्थिति की सीएम ने की समीक्षा। सीएम धामी ने दिए प्रशासन को निर्देश और बड़ी जानकारी सामने आ रही। दंगाइयों उपद्रवियों पर करेंगे कठोर कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आदेश दिए गए हैं, दंगाइयों उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और इसको लेकर जो है सीएम ने समीक्षा की है और मौजूदा स्थिति की समीक्षा जो है अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने समीक्षा की है और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत कर बैठक कर तमाम हालातों का जायजा लिया। साथ ही मौजूदा हालात को लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो बड़ी जानकारी हल्द्वानी हिंसा को लेकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जो है प्रशासन को दिशा निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा जो उपद्रवी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की, अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जो है हल्द्वानी हिंसा से जुड़े अपडेट लोगों को बताया है और हल्द्वानी के जो इस तरह के हिंसा हुए हैं वहां पर जो है उसको लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है और वर्तमान जो हालात है उसको लेकर उन्होंने समीक्षा की है। साथ ही पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के स्पष्ट रूप से निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं और आगजनी पथराव करने वाले हर एक दंगाई की जो है पहचान की जा रही है और सीएम ने इसको लेकर जो है दिशा निर्देश प्रशासन को दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हिंसा को लेकर ट्वीट कर जो है कार्रवाई करने की बात कही है। जो भी दंगाई और उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है और इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को भी कठोर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जो है कार्रवाई करने की बात कही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी ने समीक्षा की है और ट्वीट करके जो है उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी में जिस तरह से कल घटना हुई वो चिंताजनक थी और कहीं ना कहीं जो पूरा प्रशासन था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आज भी एक बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री कार्यालय में और सभी जो आला अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए और इसमें जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है AP अंशुमान, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रभावित क्षेत्र में जाकर अपना कैंप लगाएंगे और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसे पूरी तरह से संभालेंगे। अभी तो मैं हल्द्वानी की बात करूँ तो पूरी तरह से जो पूरा हल्द्वानी का क्षेत्र है जो पूरा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो पूरी पुलिस है वो छावनी में तब्दील हो गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो एडीजी लॉ ऑर्डर होंगे वहाँ पर प्रभावित वाले क्षेत्र में रहेंगे, साथ साथ जितने भी अराजक तत्व थे उन्हें उनकी पहचान किया जाए और साथ साथ उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं आला अधिकारी को भी ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो नैनीताल की DM है उनसे निरंतर समन्वय बनाए रखें और साथ साथ उन्हें चिन्हित किया जाए जो अराजक तत्व वहाँ पर थे और उन पर जो कड़ी कार्रवाई हो सके। और पूरे मामले की बात करूँ तो कुछ दिनों देर पहले ही जो DM है नैनीताल की और साथ साथ SSP है, उन्होंने एक संयुक्त प्रेस वार्ता करी थी और उसमें कहा गया था कि संयुक्त तरीके से यानी कि प्री प्लानिंग से पूरा मामला किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस का इसमें कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी गलत कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी यहाँ पर चूक हुई है कि अगर उसमें पहले इंटेलिजेंस को पहले भी ये पता होता, क्योंकि जिस तरह से DM ने बोला है कि ये पहले से प्री प्लान्ड है, ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि अगर प्री प्लान्ड थे तो फिर पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर हल्द्वानी क्यों नहीं गया गया। लेकिन मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी को, जो अधिकारी है उनको भी फटकार लगानी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे अभी समन्वय करना जरूरी है, उसे अभी नॉर्मल करने की ज़रूरत है और इसी के तहत जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी तुषार, अगर हम बात कर ले आसपास के जो इलाके हैं वहां इस वक्त कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए, प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश भर में जो हाई अलर्ट पे पुलिस को रखा गया है, साथ साथ जो जितने भी यूपी से बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर भी जो चेकिंग है वो चलाई जा रही है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो देहरादून, हरिद्वार या फिर जितने भी मैदानी क्षेत्र से लेकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अत्यधिक पुलिस फोर्स लगाई गई है। वहीं ड्रोन से पूरे क्षेत्रों में नज़र रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज जुम्मे की नमाज भी है और उससे पहले भी जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पर नज़र आ रही है, क्योंकि किस तरह से कल का जो मामला है जिसमें 6 लोगों की अभी तक फिलहाल जो मौत हो गई है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल जो पुलिस कार्य कर रही है उनका यही है कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की है कि सभी लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और उसी के तहत पुलिस जो विभाग है, प्रशासन है, वो भी लगा हुआ है कि जो हल्द्वानी के साथ साथ जितना प्रदेश भर में वहाँ पर शांति व्यवस्था बने। वहीं यूपी में भी इसको लेकर हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो बगल वाले राज्य हैं उत्तराखंड सहित, वहाँ पर भी हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी कई लोग घायल हैं। ऐसे में पूरी तरह से वो जितना भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जो कर्फ्यू है वो लगा हुआ है, लगातार जो पुलिसकर्मी है वो निगाहें बनाए हुए हैं कि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। लेकिन जिस तरह से खुफिया तंत्र की अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो पहले से अगर प्री प्लान था ये, तो उन्हें अत्यधिक फोर्स यहाँ पर ले जानी चाहिए थी। जब मदरसा या फिर पूरी तरह से अगर कहा जा सकता है कि मस्जिद तोड़ी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील इलाका था, ऐसे में अत्यधिक फोर्स ले जानी चाहिए थी, तो ऐसी घटना नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी तक उनकी छतों पे कोई भी पत्थर नहीं थे, लेकिन जब ये घटना हुई तो कहीं ना कहीं जो अत्यधिक जो पत्थर है वो वहाँ पर उनकी छतों पे देखने को मिले। वहीं जो बॉम्ब की बात करें, जो पेट्रोल बॉम्ब है वो भी फेंके गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्री प्लान था और इसी के तहत ये पूरी घटना हुई। अगर प्री प्लान था तो इंटेलिजेंस और साथ साथ LIU क्या कर रही थी, और इस पर भी पूरी सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से जो खुफिया तंत्र है वो काम कर रहा था। जी, तो सवाल ये भी उठ रहा है तुषार की कार्रवाई से पहले जो है हवाई सर्वे क्यों नहीं की गई, कि अगर जो है प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई करता तो शायद इसके आसार कम होते। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र था वो, और जहाँ पर वो तोड़ने जा रहे थे तो विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर रहते थे। ऐसे में आप उनके धार्मिक स्थल तोड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें पहले से ही चेकिंग करें। ड्रोन है आपके पास, आप उसके माध्यम से पूरी तरह से छतों पे आप नाकब कर सकते थे, चेकिंग कर सकते थे कि किस तरह से तस्वीरें ले सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं देखा। और उसके बाद जब टीम वहाँ पर पहुँची तो आपने सीधा कार्रवाई करने की कोशिश की। उसके बाद जो लोग आए उनके साथ झड़प हुई, झड़प के बाद जो लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया और उसके बाद जो पथराव हुआ वो सब कहीं ना कहीं चिंताजनक थी। एक थाना फूंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अराजक तत्वों ने ये घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं चिंता विषय है और कहीं ना कहीं जो LIU है और खुफिया तंत्र है उसकी फेलियर है साफ तौर पर, क्योंकि इस तरह की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं पहले से ही LIU एक्टिव रहता है और पहले से ही इस तरह की चेकिंग की जाती है। सेंसिटिव क्षेत्र पर आपको जाना था, वहाँ के जो धार्मिक स्थल था वहाँ पर आपको तोड़ना था, अवैध पूरी जमीन पर वो पूरा निर्माण हो रखा था। लेकिन जिस तरह की सेंसिटिव प्लेस वहाँ पर थी, आपको पहले से ही फोर्स, अत्यधिक फोर्स लेके जानी थी, आपको पहले से ही सब चीज़ें देखनी थी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस विभाग है और पुलिस प्रशासन है उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम, पूरी घटना ये पूरी तरह से सामने आई है। लेकिन काफ़ी चिंता विषय ये पूरी घटना है। इसके बाद कहा जा सकता है कि इस पर जाँच भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता प्रशासन और सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है कि पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। और जिस तरह से हल्द्वानी की जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में भी गरमाया माहौल है, उसे रोकने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। शांति पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत हल्द्वानी में जिस तरह से घटना हुई है उसे देखते हुए वहाँ पर जो अत्यधिक फोर्स लगाई गई है, PSC वहाँ पर मौजूद है, अर्ध सैनिक बल वहाँ पर मौजूद है, तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है प्रभावित क्षेत्र को। और ऐसे में माना जा रहा है कि 2-3 दिन तक ये कर्फ्यू चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है और ये इसमें अगर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ये कह रहा है, क्योंकि जब DM और SSP की जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ते हैं आगे, खबर आगरा से है। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अलग अलग ब्रांड का नकली पान मसाला बनाया जा रहा था। बता दें कि जीजा और साले लंबे समय से चोरी छिपे ये काम कर रहे थे, तो वहीं पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए का नकली पान मसाला बरामद किया है। वहीं डीसीपी सिटी सूरज राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांस यमुना अंतर्गत कालिंदी विहार में बड़े पैमाने पर नकली पान मसाला और गुटखा बनाया जा रहा है। इस पर ट्रांस यमुना पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। यहां पर राजश्री, विमल और गोल्ड मोहर नाम के बड़े पैमाने पर नकली पान मसाला बनता हुआ बरामद हुआ। तो नकली पान मसाले से जो है सावधानी यहाँ बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही 40 लाख का नकली पान मसाला यहाँ बरामद हुआ है। तो आगरा में ये जो नकली पान मसाला बनाने का कारनामा सामने आया है, जहाँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इस मामले में जो है 40 लाख का नकली पान मसाला पुलिस ने बरामद किया है। इसी के साथ जो है नकली पान मसाला के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। और देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में आगामी 21 से 25 फरवरी को गायत्री परिवार का महायज्ञ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां इन दिनों युद्ध स्तर पर हो रही है। और इस महायज्ञ को लेकर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कहा कि देश के हर राज्य से दुनिया के 80 देशों से इस महायज्ञ में विशिष्ट अतिथि शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कहा कि यह यज्ञ भगवान श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हो रहा है, जिसका अद्भुत संयोग बन रहा है। इस महायज्ञ में देश का कल्याण, राज्यों के विकास की कामना की जाएगी। तो 21 से 25 फरवरी तक जो है महायज्ञ होगा और दुनिया के 80 देशों से जो है अतिथि इसमें आएंगे। 21 से 25 फरवरी को मुंबई में हम लोगों का 47वां गायत्री महायज्ञ, अश्वमेध महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। वंदनीय माता जी ने 1991 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान को प्रारंभ किया था। उद्देश्य था कि राष्ट्र जो है समर्थ, संगठित, संस्कारित, सशक्त बने और उसके लिए यज्ञों का जो राजा है मुकुटमणि अश्वमेध, उसका चयन किया गया है। एक बड़ी लंबी श्रृंखला है, जयपुर से प्रारंभ हुई। आज हम लोग 47वें अश्वमेध में मुंबई पहुंच रहे हैं। वहाँ पर 21 तारीख को उपस्थित होंगे। अनेकों गणमान्य अतिथियों का वहाँ पर इस अवसर पर शुभागमन हो रहा है और गायत्री परिवार, भारतीय संस्कृति, भारत राष्ट्र, देश, विश्व, सुधार सभी के लिए बड़े सौभाग्य का क्षण है। और खबर रामपुर से है, जहां रिहायशी जमीन को कृषि भूमि दर्शाकर कम स्टाम्प बनाकर जमीन का बैनामा कराने के मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन ने 1.67 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है। वहीं सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम इस वक्त 2 जन प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। तो रामपुर से खबर सामने आ रही है, अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जमीन का बैनामा कराने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया और प्रशासन ने इस मामले को लेकर उनके ऊपर नोटिस भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या है पूरा मामला फिलहाल? सुरेश, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आजम खान के जो मुकदमे हैं वो आजम खान के मामलों में सुनवाई चल रही है और आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2019 का ऐसा ही ये मामला है जिसमें शत्रु संपत्ति कब्जाने के केस में सपा नेता आजम खान सहित 15 लोगों पर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने कल आरोप तय किए हैं। जौहर विश्वविद्यालय में शत्रु संपत्ति को कब्जाने का ये मामला है। इसमें आजम खान और आजम खान की पत्नी डॉक्टर साजिन फातिमा सहित आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम और आजम खान का जो बड़ा बेटा है अदीब आजम, वो इसमें संलिप्त है।
उन पे आरोप था कि शत्रु संपत्ति कब्जाने का, जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का ये आरोप था। और इसी मामले में कल रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 लोगों को शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में आरोप तय किए हैं। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 23 फरवरी को होना है। हालांकि बचाव पक्ष जो है यानी कि आजम खान का जो पक्ष है 23 फरवरी को अपना पक्ष रखेगा। फिलहाल आजम खान सीतापुर की सलाखों में सजा काट रहे हैं और आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो हरदोई की जेल में सजा काट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आजम खान की जो मुश्किलें हैं यानी कि दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में जी सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में राज्यसभा की सीटों से जुड़ी खबर। बीजेपी की तरफ से भेजे गए नामों के पैनल, आला कमान को भेजे गए 8 नामों के पैनल। राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी। 13 फरवरी से पहले हो जाएगा नामों का ऐलान। 7 प्रत्याशी आराम से जीतेंगे चुनाव। वहीं 8वें प्रत्याशी के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आला कमान को भेजे गए 8 नामों के पैनल और 7 प्रत्याशी जो है आराम से चुनाव जीतेंगे, लेकिन 8वें की बात कर ले तो वहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा और 13 फरवरी से पहले नामों का ऐलान किया जाएगा। तो यूपी में राज्यसभा की सीटों से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से भेजे गए नामों के पैनल और आला कमान को 8 नामों के पैनल भेजे गए हैं। तो राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, यूपी में राज्यसभा सीटों की ओर से को लेकर जो है बीजेपी की ओर से 8 नामों पर जो है नामों को तय किया गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का पैनल भेज दिया गया है और साथ ही साथ जो पैनल में नाम भेजे गए हैं वह काफी मंथन के बाद और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह नाम भेजे गए हैं। और राज्यसभा चुनाव में 8वें प्रत्याशी भी बीजेपी उतारेगी, तो इसको लेकर काफी कुछ तैयारी भी की गई है बीजेपी की तरफ से। और बता दें कि एक मैसेज भी बीजेपी को देना है कि वह सबका साथ, सबका विकास लेकर काम करती है। और जो 7 प्रत्याशी भेजे जा रहे हैं 8वें, उसके बाद 8वें प्रत्याशी के लिए कांटे की टक्कर की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जो नाम भेजे गए हैं यूपी में राज्यसभा सीटों को लेकर आगे जो है बीजेपी हाईकमान का क्या फैसला रहता है और उन जो प्रत्याशियों की सूची भेजी गई है इसको लेकर जो है जो प्रत्याशी है वह भी काफी उत्साहित है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।